हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों नीट का रिज़ल्ट आ गया है और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रही है और काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं वो उनका मेडिकल कॉलेज मिलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी बच्चों जिन्होंने मेहनत की वो बच्चे अपनी सफलता की तरफ हैं, उनका सिलेक्शन जो है वो हो गया है। ऐसे सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ और उनको आगे फ्यूचर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, और यदि हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कोर अच्छा किया, 600 प्लस भी स्कोर किया, लेकिन फिर भी उनको कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 500, 550 ऐसे आ रहे थे, लेकिन वो रैंक में काफ़ी पीछे चले गए हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आगे किस तरीके से डील करना है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि बच्चों आपकी हार तब तक नहीं होती है जब तक कि आप हार नहीं मान लेते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी यदि आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना है और आपके अंदर पूरा जुनून है, तो फिर बच्चों हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप हार मत मानिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। कई बार होता है कि आपको एक साल में नहीं मिलता है कॉलेज, आपको दूसरे साल ट्राई करना पड़ता है, या कई बार 3-3 साल तक मैंने बच्चों को देखा है कि वो रिपीट करते हैं, ट्राई करते हैं और अल्टीमेटली यदि वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जब वो मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाते हैं, तो उनकी सारी की गई पिछले सालों की मेहनत जो है वो सफल हो जाती है और वो उस नोबल प्रोफेशन को अपना पाते हैं जो उनका सपना होता है, उनके पेरेंट्स का सपना होता है। तो बच्चों बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों ज़रूरत है किसकी? ज़रूरत है अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की और अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को पूछने की कि रियल में वो क्या चाहता है। यदि आपको डॉक्टर ही बनना है बच्चों, यदि आपने कभी किसी और प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इस साल आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं रही, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पेपर काफ़ी इजी आने की वजह से आपके सिली मिस्टेक्स जो हैं वो आपके ऊपर भारी पड़ गए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट यदि आप इन ठोकरों से, ये जो आपको इस बार यदि आपको कम मार्क्स आए, रैंक जो है वो काफ़ी पीछे आई है, तो इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो साल हो जिसे आप बहुत मन से चाहते हैं, वो साल जिसके अंदर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए और आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इस स्ट्रैटेजी पे, इस प्लानिंग पे बात करते हैं कि आखिर अभी बच्चों के मन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी आप लोगों के मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनका क्या सॉल्यूशन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, पहले उनकी बात कर लेता हूँ, जो 600 के आसपास में है और उन्हें कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या पीछे रैंक आई है, तो ऐसे बच्चे जो है वो काफ़ी निराश हैं और वो बच्चे अपने आप को हारा हुआ सा फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने इतना अच्छा स्कोर भी किया, फिर भी मेरी रैंक है वो इतनी पीछे आई है, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा? क्या मैं तैयारी करूं या मैं कुछ और ले लूं? तो बच्चों सबसे पहले, ऐसे सभी स्टूडेंट सबसे पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप किसी और प्रोफेशन में, किसी और चीज़ की स्टडी करने में अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे? क्या आपके मन में उस जो स्ट्रीम है उसके लिए एक्सेप्टेंस है कि नहीं, या एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप ज़रूर से चेक कर ले। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं अपने करियर के अंदर जिन्होंने इवन BA MS में एडमिशन ले लिया या वेटनरी में एडमिशन ले लिया और वो 1 साल हो गए और उसके बाद भी वो वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। और उनका कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मुझे वापस से रिपीट करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर प्रायोरिटी पे जो चीज़ होती है वो है कि आपका माइंडसेट क्या, आपको क्या चाहिए। आपको मेडिकल कॉलेज, आपको MBBS डॉक्टर बनना है या आपको कुछ और चीज़ पसंद है? यदि आप पहले उस चीज़ को क्लियर कर ले अपने माइंड में, यदि आपका जवाब आता है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ MBBS ही करना है या मेरे को तो और किसी फील्ड में नहीं जाना है, तो फिर बच्चों आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए फाइट के लिए। ठीक है बच्चों, तब आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आपको 1 साल और ड्रॉप करना है, तैयारी करनी है। सभी और जो भी अभी आपने फील किए या फेस किए हैं वो सारे आप फाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आप उन सब से जीत पाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये तो उन बच्चों की बात हुई। दूसरे वो बच्चे जिनकी मार्क्स कम हैं, सपोज 400 के आसपास, 450 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे भी सोच रहे हैं कि क्या मेरे इतने कम मार्क्स हैं तो मुझे प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जा रही है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेलेंट इंप्रूवमेंट किया है अपने परफॉर्मेंस में और वो सिलेक्शन के रेंज के अंदर पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें विल पे डिपेंड करती है बच्चों। अब वो बच्चे को भी यदि आप देख रहे हो जिसके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के जैसा ही स्टूडेंट है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग विल पावर हुई होगी उसके पास। ज़रूर से एक अच्छा गाइडेंस रहा होगा उसके पास, ज़रूर से उसने मन लगा करके मेहनत की होगी, उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद होगा उस बच्चे के साथ में और वो उस मुकाम पर पहुँचा है। तो बच्चों ऐसा सिर्फ एक ही बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो एक एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के लिए। एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि कई बार हमको लगता है कि 720 आउट ऑफ 720 लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन बच्चों ये एक एग्जाम्पल है जो आपको बता रहे हैं नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को लेंगे तो आपके लिए आगे जो आपका रास्ता है वो आसान हो जाएगा। यदि आप उसको एज नेगेटिव लेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक दिखेंगी और इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पहली बात कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। यदि आप MBBS करना चाहते हैं तो स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार रहें। ठीक है बच्चों, यदि आप अपना मन बना भी लेते हैं, सपोज आप अपना मन बना लेते हैं कि ठीक है मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे वापस से 21 का एग्ज़ाम देना है, तब आपके मन में या आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी। बच्चों सबसे पहली बात कि टाइम कम है, तो आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर से रहेगी कि क्या इतने कम टाइम में मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपके टच में हैं, आपको आती हैं, आपको उन्हें इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए ज़रूर से आप इस टाइम को भी सही से यूटिलाइज़ करें तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने ही वो बहुत एक्सट्रीमली डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाकी टाइम जो है वो सो उनकी पढ़ाई चल रही होती है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि यदि आने वाले टाइम को आपने बहुत डेडिकेशन के साथ यूज़ किया तो ज़रूर से इस टाइम में आप अपना सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे, इवन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ बच्चों के माइंड में ये आ रही है कि यहाँ पर पेपर वो देख रहे हैं कि पेपर बहुत इजी है। इवन बायोलॉजी की बात करें, पूरा का पूरा NCERT से क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग सारे उनको आते थे। तो दूसरी चीज़ जो वो फील कर रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है, तो क्या हम सिर्फ NCERT पढ़ लें, सिर्फ NCERT से कवर कर लें और जो भी टॉपिक्स में हमें डाउट आते हैं उसके लिए हम जो है वो यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोज़ वगैरह दिखते हैं वो हम पढ़ लें और उसके थ्रू हम कवर कर लें। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि बच्चों मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखना पड़ेगा जिस टाइप का पेपर आ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल पेपर इजी आया है तो नेक्स्ट ईयर भी पेपर इजी आएगा, नेक्स्ट ईयर का पेपर टफ भी हो सकता है। और इवन मुझे लगता है कि इतना इजी पेपर तो मतलब ये तो लाइफ का या हिस्ट्री का मुझे लग रहा है सबसे इजी पेपर जो है वो लग रहा है इस बार का। तो नेक्स्ट ईयर पेपर जो है वो रिलेटिवली टफ ही होगा, ये मान करके चलना पड़ेगा। और बच्चों यदि पेपर टफ होता है तो सिर्फ NCERT पढ़ने से आपका नुकसान हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन भी जैसे NT अभ्यास में जो क्वेश्चन आ रहे थे यदि उस टाइप का पेपर होता है तो आपको फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपकी प्लानिंग जो है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, आपको अपनी तैयारी को जो इस बार का एग्जाम है उसे बेंचमार्क बना करके नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखना है कि पेपर इजी हो या टफ हो, किसी भी लेवल का पेपर हो तो आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको NCERT पढ़ना होगा, ये 100% सही है। लेकिन बच्चों आपको NCERT में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। यानी यदि आप उसको कंसेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ NCERT रट रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे और आपका हो सकता है कि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाए। और यदि आपके इतने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टाइप के सिचुएशन में। जैसा पेपर आप देख रहे हो, यदि उस टाइप का पेपर आता है तो संभल पाना या अच्छे रैंक ला पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि आपको 360 आउट ऑफ 360 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैसे होगा? NCERT पढ़ने से होगा। बिल्कुल NCERT पढ़ना है, लेकिन NCERT को कंसेप्चुअली पढ़ना है। और जब आप कंसेप्ट पढ़ने जाते हैं तो आपको बहुत सारी
नई नई बातें जो हैं वो मिलती हैं या चीज़ें जो हैं वो बहुत डीप में कई बार जाना पड़ता है, तो उसमें पीछे ना हटे, ये ना सोचे कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन तक ही हम सीमित रह करके 360 आउट ऑफ 360 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो अच्छी जगह से करें, यानी जब भी आप कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो वहां पे जरूर से इजी क्वेश्चन भी होता है और टफ से टफ क्वेश्चन भी होता है। यदि आप कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं जहां पर सिर्फ इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, तो हो सकता है वो आपको धोखा दे दे। हो सकता है कि वो आपको लगे कि ना कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में या जो ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप फंस जाए। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन बैंक जो है या जो प्रैक्टिस करने का जो पार्ट है बच्चों, वो ऐसा होना चाहिए जहां पर इजी क्वेश्चन भी हो, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हो और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी नीट के अंदर अभी देख रहे, इस साल भी देखा हमने कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जहां पर हमने देखे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने भी आंसर की में जो है वो डिफरेंस रखा एनटीए के आंसर की से। तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ना होगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन से भी डील कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़नी है, 100% पढ़नी है, लेकिन यदि आप सेफ रहना चाहते हो तो एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स है उनको कंसेप्चुअली पढ़ो, डीप जा करके पढ़ो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और कहीं पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, एडवांस मिलता है, थोड़ा सा हटके मिलता है, तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं बूस्ट करने वाले हैं, इसलिए वैसे क्वेश्चन को भी आप जरूर से करें। ये तो पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात हो गई। अभी तक क्या होता था बच्चों, अभी तक बच्चों को लगता था कि बायोलॉजी जो है वो इजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हम एवरेज भी कर लेंगे तो चल जाएगा। इस साल जो है वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इस साल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी इजी आ गई, बायोलॉजी तो इजी था, ओवरऑल पेपर जो है वो काफ़ी इजी हो गया। तो ऐसा यदि होता है तो बच्चों आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप अपने माइंड में आपसे स्कोर लेके नहीं चल सकते कि पहले बच्चे स्कोर लेके चल जाते थे कि मेरे को फिजिक्स में 100 कर लेने, 120 कर लेने, केमिस्ट्री में मुझे 140 कर लेना। आप ऐसा स्कोर लेके चल ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो 100% के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि आपका तो फिजिक्स में भी सारा सही हो, केमिस्ट्री में भी सही हो, बायोलॉजी में भी सारा सही हो। ऐसा ही टारगेट लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस स्कोर पे पहुंच पाओगे जिस पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या जरूरी है, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, एक भी सिंगल टॉपिक भी छोड़ नहीं सकते, सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसमें तो स्पेशली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो वो एनसीईआरटी तो अच्छे से करनी ही करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन जो है उसका एक थीम या प्लानिंग रहेगी कि हमें पढ़ना क्या है, हमें करना क्या है। फिर अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सेल्फ स्टडी कर ले क्या, पेपर तो इजी आ रहा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, अब सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, इस साल हम खुद से पढ़ेंगे और हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बच्चों मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी करने में बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि यदि कोई बच्चा पूरे साल भर घर पे बैठ के स्टडी कर रहा है तो मोस्टली 99% केसेस में उनके मार्क्स जो है वो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो पढ़ाई कम कर रहा है? नहीं। क्या उसको आता कम है? नहीं। होता क्या है बच्चों, होता है कि जब आप कोचिंग करते हो, जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो या टीचर के साथ में आप कांटेक्ट में हो, तो वो आपके लिए कोच का काम कर रहे हैं। कोच कौन होता है? खिलाड़ी जो होता है वो तो खेल रहा है। खिलाड़ी ने यदि अच्छा परफॉर्म किया, सपोज एक बॉल पे 6 मारा, दूसरी बॉल पे 6 मारा, तीसरी बॉल पे आउट हुआ, तो वो अपने आप को महान समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 2 6 मारे। वो सोचता है कि यदि मैं अच्छा खेलता हूँ इसलिए मैं 6 मारा हूँ, और आउट किस तरीके से हुआ या उससे बचना है नहीं बचना है, उन चीज़ों पर वो उतना फोकस नहीं करते, अपनी गलतियों को उतना एनालाइज नहीं करते, बल्कि अपने अच्छे काम को देख करके ज़्यादा खुश हो पाते हैं। तो ये नॉर्मली टेंडेंसी होती है एक स्टूडेंट की भी कि यदि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 320 लेके आ रहे हो, तो आप बहुत खुश हो गए, 320 लेके आए। लेकिन यदि आप किसी टीचर के कांटेक्ट में हो जो आपको कोच कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि ये पेपर का लेवल क्या 320 वाला है कि नहीं। यदि ये पेपर का लेवल जो है वो 340 वाला है, तो यदि आप 320 पे खुश हो रहे हो तो आपको मना कर देंगे, नहीं इस पेपर में तो 340 आने चाहिए थे, तुम्हारे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुए, इस टाइप के क्वेश्चन और सही होने चाहिए थे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर जो टीचर है उसके गाइडेंस की रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको किन किन पॉइंट्स पे किस तरीके से फोकस करना है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इन सब बातों को एनालाइज करना और गाइड करना, ये आपके टीचर का काम होता है, वो करते हैं। लेकिन यदि आप अपने टीचर के कांटेक्ट में नहीं हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो या तो आप अपने टीचर जितने एफिशिएंट हो, जो अपनी सारी गलतियों को पहचान सकते हो, पता लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसे इम्प्रूव कर सकते हो, और अदरवाइज आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको ज़रूर से अपने टीचर से बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन के लिए ज्वाइन करना चाहिए, आप सिर्फ माई एकेडमी में आके पढ़ो और मुझसे गाइडेंस लो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। मेरे कहने का बहुत सिंपल मीनिंग है कि आपको टीचर के कॉन्टेक्ट में रह करके, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको सही मेथड बताते हैं पढ़ने का और आपकी कमियों को दूर करने का, उनके कॉन्टेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको कोचिंग जो है वो लेनी चाहिए। अब वो कोचिंग हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली हो, या वो कोचिंग ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे टीचर जो है वो आपके या आपके कोई सीनियर हैं या आपके भैया हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। एक तो पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है, और हमें अपनी प्लानिंग जो है वो इस बार के नीट के पेपर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि हमें फुल प्रूफ प्लानिंग करनी चाहिए, ये आप सोचना। दूसरा, आपको कोचिंग, आपको ज़रूर से ऐसे किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है जो आपके साथ में आपकी गलतियां बताने के लिए और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए रहते हैं। ठीक है बच्चों, देन इसके अलावा बात करते हैं बच्चों थर्ड थिंग, कि यदि आप, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि हम कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं और पैरेलल में पढ़ाई करते रहते हैं। यदि बच्चों आप कहीं पे एडमिशन लेते हो और पैरेलल में पढ़ाई करते हो, तो या तो आप उस एडमिशन लेकर के बिल्कुल भूल जाओ कि आपने कहीं एडमिशन लिया है, और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो जैसे कि आपका मेडिकल में यदि नहीं हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। लेकिन यदि कहीं भी आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं मेरा तो एडमिशन हो गया है, कोई बात नहीं, इधर नहीं भी हुआ तो उधर, तो बच्चों कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि तब फिर नहीं होगा, तब फिर बहुत ही मुश्किल है होना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेस्परेट होकर के दिन रात एक करके पढ़ने में लगे हुए हैं। आप लोग तो अभी बहुत सारे बच्चे सोचोगे, अभी रिजल्ट आया, आप सोचोगे कि मेरे को प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लंबे टाइम से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की हुई है या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और बच्चों वो आपसे एक तरीके से रेस में आगे, उन्हें पीछे करना है तो बहुत तेज़ होना पड़ेगा, बहुत एक्यूटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर से इस पॉइंट का भी ध्यान रखो कि यदि आप एडमिशन ले करके और फिर पढ़ना चाहते हो या इस तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आप ज़रूर से कर सकते हो, बट आपको लगना पड़ेगा पढ़ाई में बिल्कुल वैसे ही कि इसके बिना यदि आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उसके बिना आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऐसा मन में सोच करके पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने मेनली आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि आपको अब क्या माइंडसेट रखना है और क्या प्लानिंग लेकर के चलना है आगे, क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मेरे माइंड में है जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।